जो बच्चे इस साल बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का एग्ज़ाम पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होंगे जो इस क्वेश्चन पेपर से आपके एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाएंगे। CCSU यानी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ वाले बच्चों का एग्ज़ाम पेपर आने वाला है, तो इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख लो, याद कर लो, समझ लो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पेपर में फंसने वाले हैं। पेपर का नाम है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से और कैसे कैसे वेरी इंपॉर्टेंट MCQ पूछे गए हैं। तो सीधे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ मैं बढ़ता हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है, रंगों की पानी में विलेयता किसके मिलाने से बढ़ाई जा सकती है। थोड़ी सी क्वेश्चन हिंदी में मिस्टेक हुई है। द वाटर सोल्यूबिलिटी ऑफ डाइस कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग, तो आप टिक लगाओगे डी पे, ऑल ऑफ दिस, यही इसका राइट ऑप्शन है। चाहे आप पानी में SO3 Na मिलाओ, COOH मिलाओ, OH मिलाओ, और रंगों की विलेयता 100% बढ़नी तय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 2 है, निम्नलिखित में से कौन क्रोमोफोर है। क्रोमोफोर का मतलब समझते हो यार, क्रोमोफोर जो होते हैं ना वो आपको रंग प्रदान करते हैं, ये ध्यान देना, क्रोमोफोर रंग प्रदान करते हैं और ऑक्सोक्रोम रंग को गहरा करते हैं। तो कौन सा क्रोमोफोर है जो आपको रंग प्रदान करता है, वो है तुम्हारे पास नाइट्रो कंपाउंड। ए पे टिक लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो फटाफट तेजी से। एक यानी कि एन ऑक्सोक्रोमीज, एक ऑक्सोक्रोम है, ये कभी रंग प्रदान करता नहीं है, रंग को सिर्फ गहरा करता है और ये रंग सहायक समूह होता है। इसका मतलब है ऑल ऑफ दिस, डी पे आप टिक लगा दो। बेझिझक सभी ऑप्शन राइट हैं, कहने का मतलब ये है यार यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। वही CCSU वालों, पेपर आने वाला है आपका, अच्छे से कवर करके जाना, पढ़ के जाना, समझ के जाना, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और प्रीवियस लेक्चर मेरे देख लेना, जितने भी मैंने लेक्चर डाल रखे हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपके पढ़ाए हुए आएंगे, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके पढ़े हुए आएंगे। चलिए, और पेपर मुझे भेज देना, नंबर नोट कर लो 807777, ठीक है, 54870, फटाफट तेजी से। ओके 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 सर, ओके 870। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को वर्गीकृत किया जा सकता है। अबे यार कितनी बार मैंने आपको बता रखा, ग्लूकोज फ्रक्टोज जो होते हैं वो बेचारे मोनोसैकेराइड होते हैं। हर लेक्चर में यह कहने का मतलब यह है कि हर यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर में ग्लूकोज और फ्रक्टोज को परेशान करके रख रखा है, इससे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं यार। तो मोनोसैकेराइड होते हैं, बाकी सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज ये डाइसैकेराइड होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन 5 है हमारा, रक्त में प्रमुख शर्करा है, द प्रिंसिपल शुगर इन ब्लड इज ग्लूकोज, राइट ऑप्शन। ग्लूकोज पे टिक लगा दो यार, ग्लूकोज इज द राइट ऑप्शन, ब्लड शुगर कहते हैं ग्लूकोज को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 है, हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सा कार्बोहाइड्रेट बनता है। अबे यार ग्लूकोज बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती, ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाती है और प्लस एनर्जी बहुत सारी बाहर निकलती है। अबे यार ये जो ए नंबर है ना, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, यहाँ पर लिख रखा है C6H2O का होल ट्वाइस, यानी कि होल 6 लिख रखा है यहाँ से, यानी कि C6H2O का होल 6 यहाँ लिख रखा है। रियल में फॉर्मूला होता है C6H12O6। कोई दिक्कत नहीं, गुणा कर दो, 6 से 6 दूनी 12 और ऑक्सीजन पे 6 लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित में से कौन अपचायक शर्करा नहीं है। यार ये जो सुक्रोज होता है ना, सुक्रोज को छोड़कर सभी शर्कराएं जो होती हैं वो रेड्यूसिंग शुगर होती हैं, बट सुक्रोज ही एक ऐसी शर्करा है जो नॉन रेड्यूसिंग शुगर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 8, क्रियात्मक समूह कार्बोहाइड्रेट में उपस्थित है। यार कार्बोनिल ग्रुप होता है, अब कार्बोनिल ग्रुप 2 वर्गों में डिवाइड कर सकते हो, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन समूह, और जो 5 होते हैं ग्लूकोज में वो हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब है आप ए पे टिक लगा दो, तो ग्लूकोज हो, माल्टोज हो, सुक्रोज हो, फ्रक्टोज हो, ठीक है, या रेफिनोज हो, स्टार्च हो, ओके, सब में कार्बोनिल और यानी कि कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाए जाते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक उभयनिष्ठ आयन में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होता है। कोई आवेश नहीं होता, बात बिल्कुल सही है। एक कुछ गलनांक बिंदु, बात बिल्कुल सही है। जल में विलय होते हैं, बात बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 है, निम्न में कौन सा कार्बोहाइड्रेट तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्वारा उनके ऑक्सीकरण से उत्पाद सम्मिलित है। तो ग्लूकोज पकड़ो, और ग्लूकोज का जब भी आप ऑक्सीकरण नाइट्रिक एसिड की उपस्थिति में करवाते हो तो सैकेरिक अम्ल बनता है। तो ए पे टिक लगा दो, यही इसका राइट ऑप्शन है। ज़्यादा मत सोचा करो यार, इतना मत सोचा करो भाई। ग्लूकोज और ब्रोमीन जल की अभिक्रिया से क्या उत्पाद बनता है, यहाँ से ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति का पता चलता है।
तो बनता है ग्लूकोनिक एसिड COOH CSOH का होल 4 CH2OH। ये ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मूला है। जब कभी आप ग्लूकोज का ऑक्सीकरण द्रव ब्रोमीन की उपस्थिति में करवाते हो तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है। चाहे आप, चलो छोड़ो आगे मत पढ़ो इतने, कहाँ ग्लूकोनिक एसिड, सी पे आप टिक लगा दो बेझिझक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वार्मा ग्लूकोज समतल दुर्बीत प्रकाश के तल को घूर्णित कर देता है। अरे यार हाँ कर देता है, बात बिल्कुल सही है। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, ए पे टिक लगा दो। इसमें आणविक असमिति है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, यानी कि व्हाट मोनोसेक्राइड्स इज ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज के जल अपघटन पे सेलुलोज के जल अपघटन से कौन सा मोनोसेक्राइड प्राप्त होता है। जब भी सेलुलोज का जल अपघटन होता है आपको ग्लूकोज मिलता है। बी पे आप टिक लगा दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14वां, सुक्रोज किन दो मोनोसेक्राइड से जल अपघटित होता है। सुक्रोज जो होता है किन दो मोनोसेक्राइड में होना चाहिए था, जल अपघटित होता है। तो सुक्रोज जो होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। इसका मतलब है ढूंढ लो कहाँ पर है, अबे ग्लूकोज और फ्रक्टोज कहाँ है। डी पे आप टिक लगा दो, यही इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 15 देखो जरा, निम्नलिखित में से कौन सी विधि से एल्डोज को निकटतम अगले उच्च एल्डोज में बदला जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि से एल्डोज को निकटतम अगले उच्च एल्डोज में बदला जा सकता है। तो कार्बन एटम अगर आपको बढ़ाना है तो आप किलियानी फिशर सिंथेसिस पे जा सकते हो, यानी कि किलियानी फिशर मेथड पे आप जा सकते हो। कम करना है तो रफ डिग्रेडेशन पे जा सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्तों। 16वां, 5 सदस्यीय चक्रीय हेमी एसिटल के हावर्थ प्रोजेक्शन में ये जो तुम देख रहे हो ना, रिंग ऑक्सीजन पीछे की तरफ खींचा गया है। रिंग ऑक्सीजन पीछे की तरफ खींचा गया है, यही इसका राइट ऑप्शन है। 17वां देखो, अल्फ़ा डी ग्लूकोज पृथक है बीटा डी ग्लूकोज से। हाँ अल्फ़ा डी ग्लूकोज जो है वो बीटा डी ग्लूकोज से पृथक है। C1 विन्यास में एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब, क्योंकि ये प्रतिबिंब रूपी समायव है, क्योंकि ये ज्यामिति समायव है। तो क्या लग रहा है 17वें का, ए पे आप टिक लगा दो, यही इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए। तो C1 विन्यास पे OH समूह जो होते हैं ना वो उल्टी दिशाओं में होते हैं दोनों में। अरे यार सब कुछ तो आपने पढ़ रखा, मैं क्या बताऊँ आपको इसके बारे में। अच्छा, होल्स विधि प्रयोग की जाती है परिवर्तन के लिए। होल्स विधि प्रयोग की जाती है परिवर्तन के लिए। तो ये एल्डोज को अगर आपको, यानी कि उच्च एल्डोज को अगर निम्न एल्डोज में कन्वर्ट करना है तो आप होल्स मेथड पे जा सकते हो। तो ए पे टिक लगा दो। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित कार्बोहाइड्रेट में से कौन वेनेडिक्ट विलयन के साथ गर्म करने पर Cu2O का लाल अपक्षेप नहीं देगा। जो ये माल्टोज नहीं देगा, ग्लूकोज नहीं देगा, सुक्रोज नहीं देगा, फ्रक्टोज नहीं देगा। आप देखो माल्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज और फ्रक्टोज 3-4 है, इसमें 2 मोनोसेक्राइड हैं और 2 जो हैं वो डाइसेक्राइड हैं। अब फटाफट है इसका राइट ऑप्शन सुक्रोज ही हो सकता है, इसके अलावा और कौन हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, ग्लूकोसाजोन को बनाने के लिए ग्लूकोज के 1 मोल के लिए फेनिलहाइड्राजीन के मोलों की संख्या है। ग्लूकोसाजोन को बनाने के लिए ग्लूकोज के 1 मोल के लिए फेनिलहाइड्राजीन के मोलों की संख्या है 3 मोल होने चाहिए। 20 का राइट ऑप्शन सी, अरे यही है यार 3 मोल। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा 21वां देखो, देखते हैं आज कौन कौन बता सकता है। वो 5 तत्व जो प्राकृतिक प्रोटीन में अधिकता में पाए जाते हैं। एक तो नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। यहाँ बी पे आप टिक लगा दो, यही इसका राइट ऑप्शन है। 22 हाइड्रोलिटिक एंजाइमों का उदाहरण है माल्टेज, एमाइलेज और लाइपेज। ये सब के सब क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। PDF फाइल मैं आपको भेज दूंगा, PDF फाइल से आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। चैनल डिस्क्रिप्शन में जाओ और टेलीग्राम से, वहाँ से चैनल डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम पे क्लिक करना और PDF फाइल आप डाउनलोड कर लेना। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइमों का उदाहरण है माल्टेज, एमाइलेज और लाइपेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइमों का मुख्य लक्षण नहीं है। एंजाइम का एक मुख्य लक्षण नहीं है और वो है तुम्हारे पास डायलाइजिंग झिल्ली से गुजर जाते हैं, यही इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो 23 का राइट ऑप्शन डी पे आप टिक लगा दो। अच्छा 24 है, समविभव बिंदु महत्वपूर्ण है वैद्युत कण संचलन के लिए, यानी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस, यही इसका राइट ऑप्शन है। 25 देखो, अल्फा कुंडलित वक्रता सामान्य रूप है। अल्फा कुंडलित वक्रता सामान्य रूप है, बी पे आप टिक लगा दो द्वितीयक संरचना का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जरा 26, जल अपघटित होने पर प्रोटीन देते हैं। एमिनो एसिड, क्योंकि पता है आपको कि जो प्रोटीन होते हैं
प्रोटीन की आधारभूत इकाई जो होती है वो एमिनो एसिड होती है, तो यहाँ पर आप ए पे टिक लगा दो, एमिनो एसिड। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27। भाई पेपर जरूर भेज देना मुझको। पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं हमेशा एस्टर बॉन्ड होते हैं, एस्टर मतलब सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड NH, ठीक है। जब एक एमिनो अम्ल का COOH समूह और दूसरे एमिनो अम्ल का एमीन समूह जब आपस में मिलते हैं तो भैया क्या बनता है, एमाइड कड़ियाँ, एमाइड बॉन्ड बनता है, यानी कि एमाइड लिंकेज, जिसको आप पेप्टाइड बॉन्ड भी कहते हो। अच्छा 28 एन टर्मिनल एमिनो अम्ल को पहचानने की विधि है, एन टर्मिनल एमिनो अम्ल को पहचानने की विधि है सेंजर्स तरीका, DNFB तरीका, एडमेंस तरीका, इनमें से सभी, यानी कि ऑल ऑफ दिस, क्योंकि अधिकांश ऑप्शन का यही ऑप्शन राइट है। तो 28 का भी मैं इसे ही बनाऊंगा, डी पे आप टिक लगा दो, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन का डाइजेशन में शामिल है, प्रोटीन्स का डाइजेशन में शामिल है केवल द्वितीयक संरचना में परिवर्तन, पेप्टाइड कड़ियों का टूटना, सभी कार्बोक्सिलिक समूह का निष्कासन CO2 के रूप में, यह सभी एमिनो समूह का निष्कासन NH3 के रूप में। तो 29 का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगा दो, पेप्टाइड कड़ियों का टूटना। अगला क्वेश्चन देखो जरा 30, प्रोटीन्स का प्राथमिक संरचना संकेत करता है, प्रोटीन्स का प्राथमिक संरचना संकेत करता है, ए पे टिक लगाओ, एमिनो अम्ल के अनुक्रम को, यही इसका राइट ऑप्शन है। 31, वो पदार्थ जो साधारणतः एंजाइमों द्वारा उत्प्रेरित होते हैं कहा जाता है सबस्ट्रेट, ए पे टिक लगाओ, यानी कि अभिकारक भी तो बोलते हैं इनको आप। कौन सा तथ्य सही नहीं है, अच्छा तो ये वाला जो तथ्य है ना, दो दाएं हाथ के पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला एक दूसरे के पूरक नहीं होते हैं, हाँ पूरक होते हैं, कम्प्लीमेंट्री होते हैं यार एक दूसरे के। तो 32 का बी पे टिक लगा दो। अच्छा 30 देखो, वाटसन क्रिक नमूने द्वारा DNA के किस रूप का वर्णन किया गया था, आप बोलोगे BDNA का, VDNA का वर्णन वाटसन क्रिक नमूने द्वारा किया गया था, ये ध्यान देना। 33 का राइट ऑप्शन कौन सा है हमारा, ए पे टिक लगा दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34, प्रोटीन संश्लेषण के दौरान आनुवांशिक सूचना के हस्तांतरण में अणु महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लिपिड, RNA, DNA, न्यूक्लिकम। प्रोटीन संश्लेषण के दौरान आनुवांशिक सूचना के हस्तांतरण में अणु महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये RNA तो होते हैं, RNA के अलावा और कौन प्रोटीन का निर्माण कर सकता है भाई, आखिर इसी को तो आप प्रोटीन फैक्ट्री कहते हो। 35, DNA अणु के दो कड़ियों को एक साथ रखने के लिए कौन जिम्मेदार है, वो है हाइड्रोजन बॉन्ड, याद कर लो। DNA अणु के दो कड़ियों को एक साथ रखने के लिए कौन जिम्मेदार है, हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और इन्हीं की वजह से 2 न्यूक्लियोटाइड चेन जो होती हैं वो आपस में जुड़ी रहती हैं, समझ गए चीज़ को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 36, DNA में ग्वानिन की मात्रा के बराबर होती है, इन DNA द अमाउंट ऑफ ग्वानिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ थाइमिन और ग्वानिन, नहीं थाइमिन नहीं, साइटोसिन होगा, साइटोसिन इज ए राइट ऑप्शन, क्योंकि साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इनकी मात्रा बराबर होती है। अगला क्वेश्चन देखो, ATP है न्यूक्लियोसाइड, आगे मत बढ़ो, ATP है, न्यूक्लियोसाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं, विटामिन होते हैं या न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, आखिर होते तो हैं ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोसाइड नहीं न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अच्छा 38 देखो, वह प्रक्रिया जिसमें mRNA यानी कि मैसेंजर RNA पर उपस्थित जेनेटिक कोड का उपयोग करके प्रोटीन का निर्माण किया जाता है, वह प्रक्रिया जिसमें mRNA पर उपस्थित जेनेटिक कोड का उपयोग करके प्रोटीन का निर्माण किया जाता है, प्रोटीन का निर्माण किया जाता है, बी पे टिक लगा दो, अनुवादन यानी कि ट्रांसलेशन इज द राइट ऑप्शन। 39, न्यूक्लियोटाइड में उपस्थित शर्करा अणु है, तो न्यूक्लियोटाइड में जो शर्करा होती है ना, RNA में राइबोस शुगर और DNA में डीऑक्सी राइबोस शुगर यानी कि पेंटोस शुगर होती है, पेंटोस पे टिक लगा दो, सी पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40, न्यूक्लिक अम्ल है पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी कि न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर, जिसको आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हो। चलिए 41, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, न्यूक्लिक अम्ल संयुग्मित प्रोटीन है, कौन सा सही नहीं है भाई, तो ये जो डी नंबर है ना, ये वाला डीऑक्सी यानी कि डी राइबोस न्यूक्लिक से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे डी पे आप टिक लगा दो, ये राइट ऑप्शन है इसका। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर 42वां देखो ज़रा,
न्यूक्लियोटाइड में उपस्थित शर्करा इकाई, न्यूक्लियोटाइड में उपस्थित शर्करा इकाई, ए सी पे टिक लगाओ, या तो ए या फिर बी, दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, चाहे वो डी राइबोस फ्यूरेनोज हो या D2 डीऑक्सी राइबोस फ्यूरेनोज हो, है ना। अच्छा 43 देखो ज़रा, एकलक इकाई न्यूक्लिक अम्ल का होता है, एकलक यानी कि ए मोनोमेरिक और ए मोनोमेरिक यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ, यानी कि न्यूक्लिक अम्ल का मोनोमर। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है भाई, न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस होते हैं, शर्करा होती है और फास्फेट इकाई होती है। तो एक शर्करा इकाई, एक बेस इकाई और एक फास्फोरिक इकाई। डी पे आप टिक लगा दो, यही इसका राइट ऑप्शन है, डी पे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 44 न्यूक्लिक अम्ल के शर्करा इकाई में कार्बन एनोमर हैं, यानी कि कार्बन इज़ एनोमर इन शुगर यूनिट ऑफ न्यूक्लियो एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम पेपर में आ चुका है, C1 पे टिक लगा दो। चलिए 45 देखते हैं, शर्करा इकाई जो DNA में उपस्थित होती है, शर्करा इकाई जो DNA में उपस्थित होती है, बी पे आप टिक लगाएं, बीटा D2 डीऑक्सी राइबोस फ्यूरेनोज, शर्करा इकाई जो DNA में उपस्थित होती है, वी D2 डीऑक्सी राइबो फ्यूरेनोज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लाइसिन का फॉर्मूला क्या होता है, किस किस को याद है ग्लाइसिन का फॉर्मूला है भाई, तो ये जो है ना NH2CH2CH, ये ग्लाइसिन का सूत्र होता है, ठीक है, सबसे सरल एमिनो एसिड ये ग्लाइसिन ही होता है। चलिए प्रोटीन है पॉलीएमाइड्स, प्रोपिलीन का बहुलक, एथिलीन का बहुलक, अल्फ़ा एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बी पे आप टिक लगा दो, यही इसका राइट ऑप्शन है 47 का। यार ए पॉलीएमाइड्स होते हैं क्या प्रोटीन, अल्फ़ा एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो पॉलीएमाइड पर टिक लगा दो यार, क्योंकि इसमें एमाइड बॉन्ड होते हैं, तो सिंपल सी बात है ये पॉलीएमाइड भी हो सकते हैं, ए पे टिक लगाओ। अगला क्वेश्चन देखो ज़रा 48, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंथान के अच्छे से वर्णित करता है, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स वेस्ट डिस्क्राइब ए सिंथॉन। एक सिंथेटिक अभिकर्मक जो कि अभिक्रिया में प्रयोग होता है, एक प्रमुख मध्यवर्ती किसी भी प्रतिक्रिया क्रम में किसी अभिक्रिया क्रियाविधि में शामिल साम्य अवस्था, एक काल्पनिक संरचना जो कि किसी दिए गए परिणाम का अगर अस्तित्व में है। अरे कितने खतरनाक ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ डी पे आप टिक लगा दो, यही इसका राइट ऑप्शन है। अच्छा निम्नलिखित में से कौन सा सिंथान अपलोग है, अम्प्लोग है, विच ऑफ द फ्लोइंग सिंथोनेंस, यानी कि सिंथोन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अनप्लोंग। तो ये बी पे आप टिक लगाओ, 49 का मेरे ख्याल से वी नंबर होना चाहिए, हाँ यही इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखो ज़रा 15, निम्नलिखित में से कौन सी दवा की खोज यादृच्छिक स्क्रीनिंग के द्वारा हुई। निम्नलिखित में से कौन सी दवा की खोज यादृच्छिक स्क्रीनिंग के द्वारा हुई, पेनिसिलिन, जीरोविडीन, पैरासीटामोल, मॉर्फिन। सबके सब ऑप्शन आपको अच्छे लग रहे होंगे इस क्वेश्चन में, सबके सब क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे, मैं सही बता रहा हूँ, ये इसका राइट ऑप्शन बता रहा हूँ। बताओ जल्दी बताओ बेटा क्या होगा, पेनिसिलिन पे टिक लगा दो यार, यही इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए। भैया सी नंबर है जीडोविडीन, अरे यार सी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन, जीडोविडीन यह इसका राइट ऑप्शन है। 51 देखो जरा, कौन सा अंतर आणविक बंध प्राइमरी एमीन के लिए संभव है, कौन सा अंतर आणविक बंध प्राइमरी एमीन के लिए संभव है, केवल हाइड्रोजन बॉन्ड, केवल वंडर वाल फोर्स, केवल आयनिक बॉन्ड, दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड और आणविक बंध। तो 51 का ए पे आप टिक लगा दो, केवल हाइड्रोजन बॉन्ड, यही इसका राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 पे आ गए हम। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर आणविक बंध के परस्पर क्रिया संभव है एक एल्कीन के लिए, एक एल्कीन के लिए, हाँ तो एक एल्कीन के लिए तो ये बी पे टिक लगाओ, केवल वंडर वाल फोर्स। 52 का राइट ऑप्शन वंडर वाल फोर्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 53, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कार्डियोवैस्कुलर ड्रग के क्रियाविधि को अच्छे से वर्णन करता है। तो ऑल ऑफ द एबव ये इसका राइट ऑप्शन है, इस पर टिक लगा दें, हाँ टिक लगा दो सर बेझिझक। चलिए अगला क्वेश्चन देखो ज़रा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन AZT जूडोवोडिन के लिए सही है।
तो क्या इस पे भी ऑल ऑफ द पे टिक लगा दें, यानी कि ऑल ऑफ दिस डी पे टिक लगा दो, यही इसका राइट ऑप्शन है 54 का डी नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 55। द्रव्य क्रिस्टल है एमोर्फस सॉलिड या फिर अतिसित द्रव या द्रव की तरलता और ठोस का प्रकाशिक गुण, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ बेटा 55 का सी पे आप टिक लगाओ, द्रव की तरलता और ठोस का प्रकाशिक गुण। क्योंकि जितने भी तुम्हारे पास लिक्विड क्रिस्टल होते हैं ना वो बीज वाले होते हैं। लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट के बीच में जो स्टेट होती है वो तभी जो है तुम्हारे पास ये लिक्विड क्रिस्टल बनते हैं। चलिए कभी भी आप डिस्प्ले को दबा के देखना, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी की फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आप जब दबा के देखोगे ना तो मैं सही बता रहा हूँ, आपको यकीन नहीं होगा, उसमें आपको पानी टाइप का दिखाई देगा, है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आप सी पे टिक लगा दो, यही इसका राइट ऑप्शन है। अच्छा 56 देखो जरा, एस्पिरिन विषाक्तता का सबसे बड़ा संकेत है। टिनिटस, चयापचय, अम्लरता, रे सिंड्रोम या श्वसन अवसाद। तो 56 का राइट ऑप्शन ए पे टिक लगाओ, टिनिटस होना चाहिए था ये, चलो कोई नहीं। 57 एक QSAR अध्ययन जैविक डेटा का उपयोग करने के लिए ज़रूरी है। डी पे आप टिक लगा दो, शक्ति के मात्रात्मक माप का उपयोग। बड़ा सिंपल पेपर आने वाला, हालांकि इसमें कुछ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट टाइप के दे रखे हैं। प्राकृतिक चक्र में कौन सा बिंदु एंटीवायरल द्वारा सबसे आसानी से अवरुद्ध दिखाई देता है? प्रतिकृति चक्र में कौन सा बिंदु एंटीवायरल द्वारा सबसे आसानी से अवरुद्ध दिखाई देता है? यहाँ पे सी पे आप टिक लगा दो, वायरस, RNA और DNA प्रतिकृति। अच्छा 59 देखो, ज्वरनाशक और दर्दनाशक दवाओं के लिए कौन सा कथन सही है? ज्वरनाशक और दर्दनाशक दवाओं के लिए कौन सा कथन सही है? यहाँ ए पे टिक लगाओ, बुखार की स्थिति में शरीर का तापमान कम होना, यही तो है इसका मेन। 60 देखो ज़रा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ फर्स्ट एंटीबायोटिक प्रोड्यूस्ड कॉमर्शियली वाई सिंथेटिक प्रोसेस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पहली एंटीबायोटिक व्यावसायिक रूप में संश्लेषण प्रक्रिया के लिए उत्पादित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दमदार टिकाऊ क्वेश्चन है। सी पे टिक लगा लो, क्लोरोमाइसिटीन। 61 देखो जरा, निम्नलिखित में से कौन सा कवक रोधी दवा है? कवक रोधी जो दवा है ना इसमें से वो ये वाली है, ये सल्फोनामाइड, ये कवक रोधी होती है, फफूंदी जैसा बोलते हो आप। 62 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा दवा रचना के मुख्य उद्देश्य को ड्रग फॉर्म को डायनेमिक्स से संबंधित नहीं है? वो है तुम्हारे पास ये वाली ओरल जैब, यानी कि ये ओरल जैब उपलब्धता का अधिकतमकरण। 63 बड़ा खतरनाक क्वेश्चन आ गया लास्ट में तो यार। HIV के लिए दवाओं का संयोजन क्यों आवश्यक है? HIV के लिए दवाओं का संयोजन क्यों आवश्यक है? बी पे टिक लगाओ, उत्परिवर्तन दवा के प्रभाव को निषिद्ध कर देता है। ठीक है, चलिए 64 निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक मापदंड नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक मापदंड नहीं है? तो वो ये वाला है, आणविक संबंध इज़ द राइट ऑप्शन। अच्छा 65 देखो, एक साधारण घनीय FCC और BCC इकाई कोष्टिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। देखो जो ये SCC होती है ना, एक साधारण घनीय, तो जो SCC होती है उसमें कुल परमाणुओं की संख्या 1 होती है, FCC में 4 होती है, BCC में 2 होती है, मतलब बी पे आप टिक लगा दो, यही इसका राइट ऑप्शन है। 66 देखो, सोडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड, ये CSCl है, ऐसे लिखा जाता है, ये CSCl। तो सोडियम क्लोराइड तथा सीजियम क्लोराइड उदाहरण है, ये सिंपल क्रिस्टल सिस्टम के हैं, यानी कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। ओके 67 देखो, एक घनीय निकाय में सममिति तल की संख्या है, नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री इन ए क्यूबिक सिस्टम इज़। तो 67 का राइट ऑप्शन जो है वह है हमारा नो। चलिए अगला क्वेश्चन देखो ज़रा, सीजियम क्लोराइड में दोनों आयनों का सह संयोजक संख्या है 8 ओके। अच्छा 69 देखो, कौन सा ठोस अवस्था के लिए सत्य नहीं है? कौन सा ठोस अवस्था के लिए सत्य नहीं है? अबे कितने बड़े ऑप्शन दे दिए यार, कुछ और बड़े बड़े ऑप्शन ना दिएगा या यही देने बाकायदा गए थे? इनमें इनका बाजदाव उच्च होता, ये सत्य है, सत्य नहीं है, ये गलत है। 70 देखो, निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टलीय ठोस नहीं है? रबड़ क्या एक क्रिस्टलीय ठोस है या बाकी सब के सब? तो रबड़ इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए मेरे ख्याल से, यही इसका राइट ऑप्शन है। चलिए 71 निम्नलिखित में से अनाकार ठोस है,
यानी कि एमोरफोस सॉलिड या एक्रिसलिएट हो। साधारण नमक नहीं, हीरा नहीं, प्लास्टिक इज़ अ राइट ऑप्शन, सी पे आप टिक लगा सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 72। एक्स किरणों के विवर्तन के लिए वैरिक समीकरण है एल लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा, सी पे आप टिक लगा दो। चलिए 73। एक रंजक को उपयोगी होने के लिए ताप और सूरज की रोशनी में स्थिर रहना, जल में विलय अच्छी तरह से होना, उचित रक्त धारण करना, डी पे आप टिक लगा दो, ऑल ऑफ दिस। सबसे पुराना वेट रंजक है, सबसे पुराना वेट रंजक है, तो सबसे पुराना वेट रंजक जो है वो है तुम्हारे पास ये वाला इंडिगो, ये सबसे पुराना वेट रंजक है। 75 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रंजक रेसोर्सोनोल और थैलिक एनहाइड्राइड को गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो वो है तुम्हारे पास ये फ्लोरेसिन इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से 75 क्वेश्चन आज के लेक्चर में मैंने कवर करवा दिए हैं। इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाना, समझ के जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।